विनलैंड सागा। इस कहानी को देखने और ना देखने के पीछे भी मेरी एक अलग कहानी है। ऑफ कोर्स ये इतना पॉपुलर था कि एज ए न्यूबी एनिमे वॉचर मेरे कानों तक इसकी दस्तक कैसे ना पड़ती। और फिर मैंने इसके कुछ एपिसोड्स चला दिए और ये वही समय था जब विनलैंड सागा बस एयर ही हुआ था। मेरे खाते में बस वन पंच मैन और अटैक ऑन टाइटन जैसे शोज थे। डेथ नोट को अभी भी मैं सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट वाला शो मानता था और कीरा मेरे लिए विलन था स्टोरी में। एनिमे टू बी प्रिसाइज मेरे लिए एक ऐसा मीडियम था जिसमें मैं और भी ढेर सारे एक्शन को नई स्टोरीज के साथ विटनेस कर सकता था। लेकिन कुछ समय बाद ही वैसे शोज कम पड़ने लग गए। साथ ही मांगा भी मुझे पसंद नहीं थी और विनलैंड सागा से मेरी एक्सपेक्टेशन भी कुछ वैसी ही थी। और इसके प्रोडक्शन वैल्यू को देखकर शायद कोई भी धोखा खा जाए। वाइकिंग्स की प्रीमिस, वॉर जैसी टेंस सिचुएशन, और आपको क्या चाहिए, राइट? लेकिन कुछ एपिसोड्स बाद ही जब थॉर्स मारा जाता है तब मुझे फील हुआ इट इज नॉट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। स्टार्ट के कुछ एपिसोड्स प्रोलॉग है आने वाले इवेंट के लिए और इवेंचुअली जहां सीजन 1 खत्म होता है तो पूरा सेगमेंट एक प्रोलॉग है आने वाले बड़े इवेंट के लिए। विनलैंड सागा स्टार्ट के कुछ हिस्सों में काफी तेजी से आगे बढ़ता है, अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग टाइप को काफी आसानी से इंट्रोड्यूस कर देता है। एंड वी रियलाइज्ड ये एनीमे भी शायद एओटी जैसा ही ब्रूटल है, जहां मोर्टेलिटी सिर्फ डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है, हर मोड़ पे खतरे हैं और वो भी इतने बड़े कि कैरेक्टर्स को शायद फुल गॉड मोड में काम करना पड़े और इसी भी शायद अपने को कूल बंदे दिख जाए और साथ ही उनकी डेथ भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाए। थ्रिल और एडवेंचर की एक पूरी राइड। आई मीन व्हाट कैन गो रॉन्ग, राइट? लेकिन मेरे दोस्त, ये कहानी वैसी नहीं है। इट इज फार अपार्ट देन दैट। इसका दायरा बिल्कुल अलग है। जो भी एक्सपेक्टेशंस मैंने इससे रखी थी वो सब था इसमें, लेकिन उन्हें परसीव करने का तरीका इसका बहुत अलग है। हाँ, ये खतरनाक दुनिया है जो ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में आज से 1000 साल पहले थी। आज के यूरोप में स्थित ग्लोबल लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ना कोई सुप्रीम एंटिटी जो इन सबको रेगुलेट कर सके। कंट्रीज का कोई डेफिनेशन नहीं था। देयर वर ओनली किंगडम्स हु यूज्ड टू गेट कॉन्कर्ड बाय समवन एल्स सूनर और लेटर। वाइकिंग्स अपने आप में कोई वॉरियर नहीं थे। उनकी हिस्ट्री चाहे जितनी भी ग्लोरीफाई करके दिखाई जाती हो, सच हमेशा यही रहेगा कि वो बारबेरियंस थे जिन्हें लूट मार करना, स्लेव ट्रेडिंग करना, कॉन्क्यूबाइन साथ रखना, यही सब पसंद था। असाइड फ्रॉम देयर इन्वेंशन ऑफ दिस बोट्स, दे डिड नथिंग सॉर्ट टू ग्लोरीफाई। उनके वैलहैला वाले कॉन्सेप्ट ने बस क्रूसेड क्रिएट किए, जिसके कारण वो और भी ज्यादा बैटल हंग्री होते चले गए। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है, वो मर जाएंगे बैटल में, जो उनके लिए और भी कमाल की बात होगी क्योंकि इसके बाद वो लोग सीधा वैलहैला में एंट्री मारेंगे, which is equivalent to heaven. And this very concept is clearly fucked up in itself. And this series clearly shows that. हालांकि एनीमे के इतने ब्रूटल होने के बाद भी काफी सेंसरशिप लगाई गई है। विनलैंड सागा इसी इतिहास में अपनी एक अलग स्टोरी लिखती है। इसके कुछ कैरेक्टर्स या इवेंट्स जरूर रियल लाइफ से उठाए गए हैं, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट दे एक्ट एज बैकबोन फॉर दिस ब्यूटीफुली क्राफ्टेड स्टोरी। मकोतो युकिमुरा दोबारा हमें रिमाइंड करवाते हैं कि आपको एक कहानी बुनने के लिए कोई फैंटास्टिकल दुनिया बनाने की जरूरत नहीं है। कई बार इतिहास के पन्नों को तराशने से ही कई अनोखे एवं रोचक वाक़े आपको मिल जाते हैं, जहां आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके नई चीजें बना सकते हो। हाँ, बैटल ऑफ होरुंगा वार एक्चुअल में हुई थी और थॉर जो स्कैंडिनेवियन हिस्ट्री में एक वॉरियर था, उसने शांति दूत बनने का सोचा और आइसलैंड शिफ्ट हो गया था, जो एक्चुअल में विनलैंड सागा की स्टोरी को क्राफ्ट करती है। वहीं विनलैंड भी एक रियल लाइफ लोकेशन है जो कोस्टल नॉर्थ अमेरिका थी। हाँ, कोलंबस की खोज से पहले वाइकिंग्स एक्चुअल में विनलैंड को खोज चुके थे, लेकिन एनीमे में विनलैंड कोई जगह नहीं है। ये एक आइडिया है, एक आइडिया जो सच्चा वॉरियर बनाता है। ट्रू वॉरियर डजंट नीड सोर्ड। इसका ये मतलब नहीं है कि वॉरियर वही है जो एक हाथ से पूरी आर्मी को पेल दे, बल्कि ये है कि वॉरियर वो होता है जिसे मामले सुलझाने के लिए हिंसा यानी तलवार का यूज ना करना पड़े। थॉर्स इसी आइडियोलॉजी को बाद में फॉलो करता है। इतने सारे बैटल जीतने और लोगों को वॉर्स में मारने के बाद थॉर्स एक दिन थक जाता है और रियलाइज करता है कि इन सब का कोई मतलब नहीं है। वो शायद एक छोटी सी फैमिली में ही अपनी एक अलग दुनिया बसा सकता है, जैसा वो आगे करता भी है। थॉर्स अपनी वाइफ और बेटी के साथ एक दूसरे आइलैंड पे चला जाता है। जाने से पहले उसका ऑफर थॉरकिल के लिए भी होता है, बट ही रिफ्यूज्ड। In fact, he was angry at that time, but later he realized it was a mistake. थॉरकिल की लाइफ का भी सबसे बड़ा रिग्रेट यही रह गया कि उस दिन उसने थॉर्स का हाथ नहीं थामा और उससे कभी पता नहीं चल पाया कि what it means to be a true warrior. थॉर्स खुद कभी विलन क्रिएट नहीं कर पाया क्योंकि एक इमेजिनरी आइडियलिस्टिक सिचुएशन थी, ना कि कोई पॉसिबल रियलिटी। लेकिन उस एक आइडिया ने उसके पूरे कैरेक्टर को ड्राइव किया, एक होप कि एक दिन वो जरूर सक्सेसफुल होगा। लेकिन अपने पास से कोई भाग नहीं सकता। आपका किया हुआ आपको हॉन्ट करता हुआ आपके पीछे ही आएगा। थॉर्स को दोबारा बैटल के लिए जाना पड़ता है जो अपने आइडियल से भरा हुआ था और उसका सामना होता है एस्केलेड से, द कॉन्फ्रंटेशन विच क्रिएटेड अर्लियर वर्जन ऑफ थॉरफिन। थॉरफिन उस समय एक बच्चा था जिसके लिए आइडिया ऑफ विनलैंड एक रिवेंज बन गया। वो अपने पिता के आइडियल्स को समझ नहीं पाया, ना ही उस एरा को, एंड ही ऑप्टेड फॉर द रिवेंज। होल्डिंग ग्रजेज आफ्टर बैटल इज स्टूपिड थिंग टू डू। थॉरफिन इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसकी जर्नी के साथ हमें वाइकिंग्स की इस एरा को एक्सप्लोर किया जाता है। उसका कैरेक्टर उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। जिसने उसके पिता को मारा उसने बस आइडियलिस्टिकली उसे मारना चाहा, दैट्स इट। That was the driving force for him. आस्केलेड मरने से पहले उससे पूछता भी है कि क्या उसने कभी सोचा था उसे मारने के बाद वो क्या करेगा, जिसका थॉरफिन के पास कोई उत्तर नहीं था। अंत में वो भी पेसिफिस्ट बन गया, बाय द वे, स्पॉइलर अलर्ट।
सीजन 2 में थॉरफिन डेफिनेटली एक नई शुरुआत करने वाला है, शुरू से अपनी लाइफ के पर्पस को समझने वाला है, अपने डैड के सपने को भी पूरा करने वाला है, विनलैंड क्रिएट करने वाला है, और ये चेंज उसमें एस्केलेड के जाने के बाद आया है। Askeladd. Regarding Askeladd, I find this character extremely complex to understand. In my view, he perfectly represents the world he's living in. He's the pinnacle of the survival of the fittest in Vikings era. ज्यादातर समय वो एक दूसरे कैरेक्टर को प्ले कर रहा था जो वो नहीं था। शुरू से हम इसे हेट तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके कई दिमाग हिला देने वाले हरकतों के बाद भी उसे हमें कभी नफरत नहीं होती। आइडिया ऑफ विनलैंड उसके लिए भी एक ड्राइविंग फोर्स रहा है, लेकिन पोलर अपोजिट वे में। अनलाइक थॉर्स, आस्केलेड थिंक्स द ट्रू प्रॉस्परस एरा लाई विद इन हिमसेल्फ, जिसका नाता उसकी माँ से है जो कॉन्क्यूमाइन थी राजा ओलेफ की, और आस्केलेड उसी के किए का नतीजा था। और यही कारण है कि उसे अपने बाप की तरफ से कोई नाम नहीं मिला। द बॉय कवर्ड इन एशेज। आस्केलेड का मोर और लेस यही मतलब है, और अपनी माँ के हिस्से का भी काम करते हुए अक्सर ये हालत उसकी हो जाती थी। आस्केलेड की मॉम उसे हमेशा एक कहानी सुनाती थी, अपने पूर्वजों की कहानी, जहाँ वो हीरोज थे और उनके किंगडम में प्रॉस्पेरिटी हुआ करती थी, और एक ना एक दिन आर्टोरियस वहां आएगा और उन लोगों को बचा ले जाएगा। और बार बार इस कहानी को रिपीट करने के कारण उन दोनों को ये बात सच लगने लग गई थी, और इसी आस में शायद उसकी माँ अपने सबसे बुरे सिचुएशन में भी खुश रहा करती थी। ये चीज कहीं ना कहीं मुझे विक्टर फ्रैंक की किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग की याद दिलाती है, जहाँ सबसे बुरे टॉर्चर से भी विक्टर अपनी इमेजिनरी होप के कारण जिंदा निकल पाए, और अंत में वो होप उनकी रियलिटी बन गई। अनफॉर्चुनेटली आस्केलेड की मदर का फेट वैसा नहीं था, और ये बात उसे समझ आ चुकी थी। आस्केलेड जानता था उसे बचाने कोई कभी भी नहीं आने वाला, उसे खुद ल्यूसियस आर्थोरियस कास्टस बनना पड़ेगा, और अंत में राजकुमार कैन्यूट और वेल्स, जिसे वो वास्तव में अपनी जगह मानता था, उसके लिए बना भी। Askeladd sacrificed himself for his Vinland, just like Thors did, and on the brink of death, he showed part to Thorfinn to create his own Vinland, and that's why this series is called Vinland Saga. So yeah, this was my video on Vinland Saga, the legendary Peakland Saga. Most of the time मैं अपने वर्ड्स को सम अप कर देता हूँ काफ़ी छोटे से वीडियो में, बट इस बार मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं। तो अगर ऐसी ही वीडियो किसी और एनिमे पे भी चाहिए तो उस एनिमे का नाम कमेंट में बता देना। See ya, this is Akhil from An Enthusiast. Peace out.